हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। आई गेस ये थर्ड लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है जीओसी वन का। एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ा, रिएजेंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन किया। एंड इन द सेकेंड लेक्चर बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ही हो गया स्टार्ट, राइट? और वही थर्ड लेक्चर में भी था। थर्ड लेक्चर में हमने कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देखी बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। आपको प्लस आई माइनस आई ग्रुप याद होना ही चाहिए। हमने सिर्फ माइनस आई प्लस आई के मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे लगभग 30 क्वेश्चन तो किए थे लास्ट टाइम, याद है? अभी थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो लास्ट क्लास ये बताया था कि एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, याद है? एसिडिक हाइड्रोजन मैंने बोला था कि द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज जनरली एसिडिक इन नेचर, और ये तुरंत H प्लस के फॉर्म में बाहर आता है। तो यहाँ माइनस हो गया ABCD, ऐसा लिख सकते हैं, और H प्लस बाहर आ गया, राइट? तो क्या बोल सकते हैं इसके बाद हम लोग? प्लस H प्लस भी है यहाँ पे, H प्लस ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है? समझ गए? नाउ ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स क्या, है ना? क्या बोल सकते हैं? कैन गिव H प्लस, है ना? इमीडिएटली, तुरंत H प्लस दे। कैन गिव H प्लस इजिली या इमीडिएटली, बोलो यस नो। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है इटसेल्फ हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, डेंजरस, है ना? हाईली एनर्जेटिक ऑल्सो, हाईली एनर्जेटिक ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली एनर्जेटिक। नाउ अगर ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए प्रोडक्ट का स्टेबल होना जरूरी। रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल तभी होता है जब प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कॉन्जुगेट बेस क्या है? सिंस लास्ट क्लास लिखा भी था, सिंस कॉन्जुगेट बेस इज एन एनायन, इट्स स्टेबिलिटी, देखो क्या क्या कंसेप्ट है इस स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, यहाँ पे जो लिखा है Y, है ना? एंड ये कंसेप्ट लगता है अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड, समझ गए? दूसरा इसी में, ये फर्स्ट कंसेप्ट है ना? सेकेंड कंसेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ Y, एंड ये है डाउन द ग्रुप। ये कहां लगता है? दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल डाउन द ग्रुप। लेकिन ये दोनों के कंसेप्ट के अलावा जो अभी सीखना है इंडक्टिव के बेसिस पे, वो बात करेंगे। ये कहां पे लगता है? डाउन द ग्रुप। और थर्ड जो अभी है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होगी। जब रेजोनेंस आएगा तो और भी चीजें ऐड होगी, एरोमेटिसिटी आएगा, तो चीजें ऐड होगी। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ ABCD, जिससे जुड़ा है ना। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींच ले, हमने एनायन का स्टेबिलिटी बताया था आपको कि एनायन जिससे जुड़ा है, अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे यस नो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मतलब बोल सकते हैं माइनस आई पावर ऑफ क्या? ABCD,
और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे क्या बोले, प्लस आई पावर ऑफ एबीसीडी। ये एबीसीडी जो है ना बच्चे, अगर ये डोनेटिंग नेचर का होगा तो ये स्टेबल नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है और उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट पे मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए पहले कंसेप्ट्स को। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे, थोड़ा सा ना अभी पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे सवाल किए हैं, उससे देखो हेल्प हो जाएगा। पहला सवाल करें, जैसे अगर मान लो आपसे पूछा गया पीरियड 2 का हाइड्राइड दे देता हूं आपको, पीरियड 2 में कार्बन से बोरोन से हाइड्राइड लिखते हैं, चलो ये कार्बन से लिखते हैं, CH4 NH3 वाटर HF, बोलता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो शॉर्टकट क्या है, सबसे पहला तो हम पहले H+ हटा देंगे और सबका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। नेगेटिव यहाँ कार्बन पे आया, यहाँ एक लोन पेयर पहले से, यहाँ 2 लोन पेयर आ जाएगा, बॉन्डिंग पढ़ रखा है इतना आना चाहिए। यहाँ वाटर के पास पहले से 2 लोन पेयर, एक H+ निकलेगा तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे। HF के पास पहले से 3 लोन पेयर है, एक H+ निकला तो 4 लोन पेयर हो जाएंगे इस पे। अब मुझे बताओ, अभी जो कंसेप्ट बताया उसमें इन सब की स्टेबिलिटी बताइए, कौन से कंसेप्ट से बनेगा, नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल एंड अप्लीकेबल अलोंग द पीरियड। अभी जस्ट यहाँ लिखा था कंसेप्ट, याद है, इधर ही लिखा था। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। अब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये जल्दी यहाँ आएगा। मैंने क्या बोला, वो एसिड जल्दी H+ देगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन सब लोग समझे, बोलिए सब लोग पक्का। जैसे इसी में अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ देता मैं, फॉस्फाइन है ना, या SiH4 भी बोल देते हैं, चलो SiH4 PH3 H2S HCl, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो ऑब्वियसली Cl- सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल Cl- है, और यहाँ पे SiH3- वो लेस स्टेबल होगा, PH2-। सिमिलरली ऐसा एक लोन पे 2 आ जाएगा, सल्फर के पास 2 पहले से है, HS- में सल्फर के पास 3 लोन पेयर आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे चल रहा है, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द करस्पॉन्डिंग। अभी देखो -I से नहीं सिखा रहा हूँ, एक दो कंसेप्ट और आगे चल गए, सिर्फ इंडक्टिव के एप्लीकेशन नहीं चल रहे, कहाँ इंडक्टिव लग रहा है कहीं नहीं। पहला 2 कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एनायन के स्टेबिलिटी को लेके, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, बहुत बार पूछा जाता है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम आल्सो मोर स्टेबल, दैट इज सेकंड कंसेप्ट। अभी यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने हटाया नहीं है, देख लो, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल। अच्छा अब थोड़ा सा कंसेप्ट हटा के डिस्कस करते हैं। मान लो HF है, HCl है, HBr है, HI है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया तो अगर यहाँ कंसेप्ट नहीं पता ना बच्चे, अगर तुमने पहला कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया तो तुम बोलोगे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है F-, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, लेकिन डाउन द ग्रुप वो कंसेप्ट नहीं लगाते, डाउन द ग्रुप क्या लगाते हैं, साइज वाला, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल ऑल्दो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो, चलेगा। और इसीलिए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चे, ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी सवाल किया है, अभी एग्जैक्ट लॉजिक ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आता है। कोई पूछे HF और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है और क्यों है, तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट है बहुत, इनफैक्ट ये तीनों 100% आयोनाइज होता है, ये वीक एसिड के लिस्ट में भी नहीं आता, ये थोड़ा बहुत वीक एसिड के लिस्ट में आता है, पानी में डालने के बाद ये 100% आयोनाइज नहीं होता है। HF इज वीक एसिड, क्यों, 2 बातें हैं, एक तो H और F के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, डेल प्लस डेल माइनस, पोलैरिटी की वजह से इन दोनों में आयनिक अट्रैक्शन भी आ गया है, कोवेलेंट अट्रैक्शन भी है, आयनिक अट्रैक्शन भी है पोलैरिटी की वजह से।
और HI का केस क्या है, डेल प्लस डेल माइनस, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है तो पानी में जल्दी टूट जाता है, ज्यादा पोलैरिटी भी नहीं है, मतलब कोवेलेंट फोर्स भी कम है, आयनिक फोर्स भी कम है, और साथ साथ जब ये बनता है I माइनस स्टेबल भी। तुम बोलोगे सर F माइनस भी स्टेबल है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि हाँ नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर वॉल्यूम मोर स्टेबल, सही है, सही बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे F माइनस में ना बच्चे बहुत कम से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटे से वॉल्यूम में, I माइनस में बहुत बड़े से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेगेटिव, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट लगाओगे लगे ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल रिपल्सन वाली कंसेप्ट लगाओगे तो I माइनस ज्यादा स्टेबल निकल के आता है। सो डाउन द ग्रुप क्या करना है, अच्छा तुम बोलोगे सर अलोंग द पीरियड भी ये क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि साइज तो घट ही रहा है ना, सबसे छोटा साइज क्या है जी, F, सबसे छोटा साइज क्या है, लेकिन पता है साइज में ऐसा होगा, इसका 10 है तो इसका 9.5 है, इसका 9 है, इसका 8.9 है, ऐसा होगा, साइज ड्रास्टिकली नहीं घटता है अलोंग द पीरियड। क्यों, क्योंकि सबके पास सेकंड सेल ही है ना, नया सेल कहां ऐड हो रहा है, तो अलोंग द पीरियड साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट लग जाती है, समझ में है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, F माइनस बहुत छोटा साइज है, I माइनस बहुत बड़ा साइज है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख के हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसी में बताओ H2O, H2S, H2SC, H2T, पढ़ाया हुआ है क्लास में, ये क्वेश्चन आया भी है। अमोनिया फैमिली में NH3, PH3, ASH3, SbH3, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ध्यान रखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या थायोल, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या थायोल, सल्फर ऑक्सीजन दोनों डाउन द ग्रुप है, बैक टू बैक है ना, मतलब तुम ये नहीं कंपेयर कर पा रहे हो कि इन दोनों में स्टेबल कौन है, अभी जस्ट कंसेप्ट सिखा दिया फिर भी नहीं, स्टेबल कौन है इन दोनों में, कौन है ज्यादा स्टेबल जी, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाउन द ग्रुप कौन सा कंसेप्ट लगता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिकेशन किसका ज्यादा हुआ, फिर यहाँ सेम क्वेश्चन ऊपर कर रहे हो, H2O ज्यादा लेस एसिडिक है, H2S ज्यादा है, वही तो है यहाँ पे, ये R पार्ट दोनों जगह पे कॉमन है, इसीलिए हमने इंडक्टिव नहीं लगाया, अभी भी हम R पार्ट का इंडक्टिव अभी भी नहीं लगाए, क्योंकि दोनों जगह पे R क्या है, कॉमन है। बोलो यहां तक समझ रहे हैं, नहीं नहीं सिंपल एक्वस मीडियम में ही ये सारी चीजें लगा दो, लेकिन ये एक्वस मीडियम में ही ऑर्डर लिखा रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं, सबका क्यूमुलेटिव ये है कि आप सिर्फ दो कंसेप्ट जो बोला वो लगा देना, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन वगैरह मत देखो, कुछ भी मत देखो, अलोंग द पीरियड सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए एंड डाउन द ग्रुप क्या देखिए, साइज। सब क्वेश्चन लिखना है फटाफट, मैं टाइम नहीं दूंगा अलग से लिखने का। हाँ बोलो, पी ब्लॉक का हाइड्राइड छोड़ दिया तो कौन सा हाइड्राइड फिर करे बताओ, पी ब्लॉक का हाइड्राइड, जैसे एस ब्लॉक के हाइड्राइड में जाओगे तो बेसिक होता है, वो H माइनस देता है, अगर एसिडिकेशन देखेंगे तो पी ब्लॉक का हाइड्राइड ही देखेंगे, और उसमें बोरोन फैमिली भी नहीं देख रहे हैं, मोस्टली कार्बन फैमिली भी नहीं देखते, अल्केन्स आर नॉट एसिड, थोड़ा बहुत अमोनिया, वाटर, HF, ये सब एसिडिक होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर जो भी कंसेप्ट रहा है बच्चे, उसको भी साइड में रख, ये कंसेप्ट लर्न कर, सब क्वेश्चन बनेगा, और लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं कि इससे अलग लिखा है, यही पार्ट लिखाया है ना, जैसे अभी उसके दिमाग में सर हाइड्रेशन भी तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, सबका रिजल्ट ही है ये, वी आर डीलिंग विथ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ उसको लॉजिकली समझने का कोशिश है, और उसका लॉजिक ही आपके सामने तो रख रहा हूं मैं, उसका लॉजिक ही तो रख रहा हूं, बोलिए नाउ, इसी में बताइए, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन,
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है। मान लो इथेन है, इथीन है और इथाइन है, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया था, वाई एच और वाई के बीच में बॉन्ड बताया था। मैंने बोला पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन वो है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, यहाँ पे sp3 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ sp2 से जुड़ा है और यहाँ हाइड्रोजन sp कार्बन से जुड़ा है। और आपने लास्ट क्लास में मुझे बताया कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का ज्यादा है sp2 का, एंड देन sp3 का सबसे कम है। इसका शायद 3.25 बोला था आपने, इसका 2.75 और इसका तो 2.5 है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से H प्लस निकाल लें, पता है ये एसिडिक भी नहीं है, अल्केन का कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है ना। जब एग्जैक्ट में पीके और के का बात करूंगा ना तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि इथेन, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं। इथेन जब H प्लस देता है, एक इक्विलिब्रियम बनाता है, तो पता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻50 के आसपास होता है। बताओ ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाएगा भी। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब थोड़ा पता हो तो और अच्छा रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब फॉरवर्ड गया ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं। 10⁻50 समझ रहे हो, ये 100% किस फॉर्म में रहेगा, इधर जाएगा ही नहीं। इवन वाटर के केस में भी जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इसका जो है के आयनिक प्रोडक्ट जो है 10⁻15 वगैरह के ऑर्डर में होता है। 10 नहीं 14 के डब्ल्यू होता है, के आयोनाइजेशन बोल रहा हूँ, के डब्ल्यू अलग चीज है। के आयोनाइजेशन इसका मतलब वाटर भी उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जी। इस बॉटल में जितना भी पानी है ऑलमोस्ट सब वाटर के फॉर्म में ही है ना। बिलियंस जीलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इसमें, मान लो उसमें थाउजेंड्स जो है आयोनाइज फॉर्म में। जीलियन समझता है नहीं, क्या बिलियन नहीं समझता तो उससे ऊपर सोचता ही नहीं तू। देखो क्या है कि धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं। मेरा भी बचपन में ऐसा था कि कोई 1 मिलियन बोलता था, मुझे लगता तो 1 लाख है, मेरे को ऐसा लगता था छोटे थे तो। फिर धीरे धीरे समझ में नहीं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 1 बिलियन भी तुम्हें छोटा लगेगा थोड़े समय के बाद, दुख है ना। ओके कोई नहीं, चलो आगे नहीं बढ़ते, इसमें 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 इधर नहीं बढ़ते, इधर बढ़ते हैं आगे। क्या है ये, इथीन, नेगेटिव चार्ज फिर से किस पे आया जी। अच्छा ये सारे डाउन द ग्रुप हैं क्या, सारे कार्बन अलोंग द पीरियड ही है ना, सब एक ही। तो इसकी स्टेबिलिटी का क्या लगता है सीक्वेंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ना, कि इन तीनों में एनाइन की स्टेबिलिटी बताइए। तो इथाइन पे माइनस आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इथेन पे माइनस आ रहा है तो लीस्ट स्टेबल है। अब बताओ क्या हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि बेंजीन पे अगर माइनस है और इस पे माइनस है तो कौन ज्यादा स्टेबल है, बताना है। ये आप सोच के आइए, थोड़ा एग्जैक्ट आंसर चाहिए मेरे को। मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या इथीन का, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इथीन और बेंजीन में किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मैं भी नहीं बता रहा, आपको खुद सोचना है। देखो एक तो होता है कि अभी आप कुछ भी आंसर कर लो, और एक होता है नहीं सर मैं श्योर हूं यही है रिजल्ट है ना। अजय बता क्या आंसर होगा इसका, बेंजीन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या इथीन का। अच्छा इथाइन होता तो नो डाउट वो सबसे ज्यादा एसिडिक है इन तीनों से, सबसे, है ना। नोट में लिख सकता है टर्मिनल हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल अल्काइन एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोजन ऑफ
terminal alkyne acidic in nature. Hydrogen of terminal alkyne acidic in nature. Hydrogen of terminal alkyne acidic in nature. Hydrogen of terminal alkyne acidic in nature. Okay, now next. ओए साइलेंस. इसमें बता सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ? इधर इधर ध्यान दीजिए. एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है इसमें. एसिडिक स्ट्रेंथ OH2 प्लस NH3 प्लस OH and NH2. हाँ हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ. इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन. कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ जी? क्या ये इधर वाला हाइड्रोजन एसिडिक है? इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये दो में से कोई एक हो सकता है, तीन में से कोई एक हो सकता है, यहाँ तो एक ही है. अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. बोलिए. ओके, आगे बढ़े. देखिए यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O प्लस का सबसे ज्यादा होगा, N प्लस फिर O फिर N. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O प्लस का सबसे ज्यादा होगा, देन N प्लस, देन O एंड देन N. समझ गए? क्लियर है? नाउ यहाँ पे एक चीज और बताओ, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो न्यूट्रल होगा. इसका भी कॉन्जुगेट बेस न्यूट्रल होगा. अरे जब H प्लस यहाँ से हटाओगे फेनॉल बचेगा, यहाँ से H प्लस हटाओगे एनिलीन बचेगा, यहाँ से H प्लस हटाओगे फेनॉक्साइड बचेगा. इसका नेगेटिवली चार्ज कॉन्जुगेट बेस है, और यहाँ से H प्लस हटाओगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस भी नेगेटिवली चार्ज है. समझिए, यहाँ पे प्लस एम माइनस एम का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर कोई H प्लस दे रहा है और न्यूट्रल कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, तो न्यूट्रल आर मोर स्टेबल ना. इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस न्यूट्रल है और इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज है, तो नो डाउट ये लेस स्टेबल है दोनों, और ये न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है. गुड टू गो. अच्छा, इन दोनों में फिर से आप वो कंसेप्ट लगा दो, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, दैट इज एप्लीकेबल अलोंग द पीरियड. ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव है और नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव है वो सेम पीरियड का, पीरियड 2 का. बोलो, समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं. अब थोड़ा इंडक्टिव के डायरेक्शन में आते हैं. अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो पहला दो कंसेप्ट से बन रहे हैं. कौन सा पहला दो कंसेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज. ठीक है. नाउ कंसेप्ट चेंज करते हुए क्वेश्चन दे सब लोग. अगर मान लो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है. इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूं. एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है. अब देखो, पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगेगा इसमें, समझना. फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला कंसेप्ट था वो क्यों नहीं लगेगा वो समझना. सबसे पहले बताओ, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये सारे हैं. एसिडिक हाइड्रोजन कौन है इसमें जो H प्लस के फॉर्म में बाहर आ सकता है? ऑब्वियसली ये एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट एवरीबॉडी. देखो, हो सकता है फर्स्ट टाइम तुम नहीं समझ पाए एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन अब तो समझो, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना. ये सब क्यों नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है. सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला OH बॉन्ड. समझ में है? यह सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है इस पे डेल प्लस आ रहा है? क्या ये तीनों हाइड्रोजन पे डेल प्लस ज्यादा आएगा या इस पे? एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो सब लोग. नाउ अब बताओ, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनने वाला है? मैं ये बोल रहा हूं पहला दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें. क्यों नहीं लगेगा उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश है. सब लोग ध्यान दीजिए. पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लग रहा है इसमें?
क्योंकि नेगेटिव चार्ज तीनों केस में ऑक्सीजन पे ही है, साइज भी कंपेयर नहीं हो पा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर नहीं हो पा रही है, बोलो यस और नो। तो बेसिकली अब आ जाते हैं थर्ड कंसेप्ट पे, एबीसीडी याद करो, हर जगह पे वाई सेम है, तो भी थर्ड कंसेप्ट लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ एबीसीडी दैट इज माइनस आई पावर। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सब डोनर ग्रुप है, हमने पढ़ा है ये सब प्लस आई होता है, लेकिन इसका प्लस आई लेस है। अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा प्लस आई लगाएगा, प्लस आई मोर, और इसका प्लस आई तो सबसे ज्यादा लगने वाला है, देखो तो प्लस आई मैक्सिमम। अब बताओ मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ना, तो इन सब की स्टेबिलिटी ऐसे चलेगी, जिसपे नेगेटिव है वो लेस प्लस आई से जुड़ा है तो ज्यादा स्टेबल है। मैं बताऊं इसी दिन के लिए लास्ट क्लास 22 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराए, ये एनायन के स्टेबिलिटी का सवाल है, सिंपल, ये सेम क्वेश्चन आ सकता था एनायन के स्टेबिलिटी पे, यस नो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस होता है, टर्सरी अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस हाईली अनस्टेबल है। वाई हाईली अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है और बहुत सारे प्लस आई है, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइट चार्ज हो रहा है। यहाँ पे 3 बार डेल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पहले से और 3 बार डेल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 2 ही बार नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ एक बार नेगेटिव आ रहा है, ऐसा मान रहा हूं इस ग्रुप की वजह से। एक्यूमुलेशन ऑफ लाइट चार्ज डिस्टेबलाइज द सिस्टम। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? हाँ चलो तुम लोग यार सतर्क हो, वेरी गुड। हाँ क्या 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 आने तो क्या दिक्कत है, फिर सही किया ना मैंने। हाँ क्या क्या वीडियो से ज्यादा शॉर्ट्स पे क्या व्यूज आते हैं? अच्छा आजा तो एक शॉर्ट बनाते हैं। आजा आजा। हाँ फ्री में कहा तुमसे प्रमोशन करा रहे हैं, देंगे कुछ आ तो इधर आजा। क्या विशाल? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। टर्सरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक एंड प्राइमरी मोस्ट एसिडिक, समझ गए? इवन अगर डिग्री हम सेम ही रखते, हर जगह प्राइमरी रखते, तो भी आंसर कर सकते थे तुम। मान लो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो क्या? ब्यूटेनॉल बताइए, ऐसे ठीक। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। नाउ यहां भी सेम कंसेप्ट लगने वाला है। देखो इसका जो कंजुगेट बेस है नो डाउट नेगेटिव ऑक्सीजन पे है और बगल में एक H लगा हुआ है, यहां पर भी H हटेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कोई दिक्कत है इसमें? कौन है एसिडिक? ये वाला, ये हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? ऑब्वियसली जो ये वाला है। जैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। नाउ इसमें क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगा बताओगे?
नेगेटिव जहां आ रहा है, मुझे क्या लग रहा है, हर जगह पे जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे फिर से पहला दूसरा कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पहला दूसरा कंसेप्ट, बताइए। पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगेगा? देखो ये पार्ट तो सबके पास सेम है ना जी, नेगेटिव चार्ज एवरीवेयर ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज एवरीवेयर ऑन ऑक्सीजन। आगे चल के बताएंगे यहाँ पे हर जगह पे इक्वल रेजोनेंस है, ये नेगेटिव यहाँ जाता है, ये नेगेटिव मतलब इक्वल रेजोनेंस है हर जगह पे। तो इसीलिए जहां इक्वल रेजोनेंस है, जहां पे नेगेटिव चार्ज हर जगह पे ऑक्सीजन पे, पहला दूसरा कंसेप्ट भी नहीं लगा, रेजोनेंस भी नहीं लगा। फिर से डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, एबीसीडी जो उधर बताया था, वाई से जो कनेक्टेड ग्रुप है। अरे यस नो, तो यहाँ पे इसका प्लस आई माइनस आई क्या है, 0। इसका प्लस आई है थोड़ा बहुत, ये भी प्लस आई है, और ये और ज्यादा प्लस आई है, बोलो प्लस आई मैक्सिमम, मोर, लेस, और यहां तो है ही नहीं। ध्यान रखना, बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? पक्का, जहां नेगेटिव है बच्चे वहां और नेगेटिव नहीं आ रहा है, ऐसे समझेंगे। अच्छा, जहां नेगेटिव है वहां एक और नेगेटिव आया इसके वजह से, मिथाइल की वजह से। जहां नेगेटिव है इसके वजह से दो नेगेटिव आ गया, ऐसे समझो, 2 बार नेगेटिव आ गया। साथ में मत दिखाओ, लगेगा और कम है, अलग अलग, डेल नेगेटिव। यहाँ पे हो सकता है 3 बार नेगेटिव आ गया, बोलो। जहां नेगेटिव है और ज्यादा उसको नेगेटिव मिल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइक चार्ज डिस्टेबलाइज द सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी। समझ में आया? मैं तुम्हें बताऊं, रेजोनेंस और ये सब वगैरह कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में कभी कभी इतना बेसिक सवाल भी आता है, कभी कभी यानी बहुत बार आता है। वही बता रहा हूँ, इतना बेसिक सवाल भी आता है, और लास्ट ईयर तक जिनका भी स्ट्रगल था वो खत्म होना ही चाहिए अभी, इस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, लेक्चर 1 से लास्ट तक आपको पढ़ के आना है बस। एंड दूसरा रिक्वायरमेंट, क्लास में नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या हो रहा है? मैं पता नहीं, अगर इस बार नीट में ये सवाल आया है तो मतलब इस बार नीट का लेवल तो बहुत ही बेकार था जी। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, मान लिया। तो क्या 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 बोल रहे हैं, बोल बोल बोल। तो शर्मा मत, जो इधर है ना सामने होना चाहिए, बोल। तो लास्ट ईयर कहा था तू? देखो, पहले बात तो ये बोलूं कि मुझे नहीं पता था इस बार ये सवाल आया है, मैंने लिख दिया फ्लो में कि चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा, इस तरह से उस नोट्स में भी लिखा होगा, जाके देखना, है ना। देखो, मैं ऐसे टीचर नहीं हूं कि मैं ये बोलूं कि हाँ नोट्स पढ़ लिया तो हो गया वगैरह वगैरह। ये बात मैं कंफर्म बोलता हूं कि जो नोट्स का कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना ही लोग याद नहीं कर पाते, प्रॉब्लम वहां पे होता है। ए साइलेंस, जो कंटेंट है नोट्स का वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये अगर याद कर लिया होता वो तो ये क्वेश्चन बनता, बना के आया था ना जी, तो 11 में पढ़ाया था इसलिए बना। हाँ,
अच्छा एक बात बताओ संकेत, मतलब कभी तो तारीफ कर दिया करो यार। हाँ बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन, और क्या चाहिए? हाँ तुम लोग ऐसे समझ लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो जिनके पास पैसे हैं, मैं समझाता हूँ, मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत किया है तभी जाके वहां तक पहुंचे है। वो जेएनवी में थे और फिर उस तरह से, एंड देन मैं बताऊं बहुत मेहनत किया है, उनका फायदा उनके बच्चे को मिला, इसमें कोई क्राइम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ तुम ये डिसाइड करो कि आने वाले समय में तुम्हारा फाइट, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर आपस में कंपटीशन है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारा फाइट किसी के बाप से है। मेरे बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो ऐसे बच्चे, मैं जब फर्स्ट टाइम पुणे आया था ना 8 साल पहले, तो एफसी रोड में ऐसे जेनजी जनरेशन देखे घूमते हुए, बोले क्या ही चल रहा है यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि ऐसा होता है कि मतलब मार्क्स कम आए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेई हो या नीट हो, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, तो एनी हाउ भले ही इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़े, किसी तरह से जाना पड़े, ऑब्वियसली बच्चे के लिए सब सोचते हैं इसमें गलत क्या है, कोई गलत नहीं है, और उन्होंने कमाया इसमें भी गलत क्या है? गलत यहाँ पे क्या हो जाता है कि तुम उन बच्चों को देख के तुम बिगड़ जाते हो, उन लगता है कि नहीं ये लाइफ हमें जीना है ना? और उसके वजह से तुम्हारे जो मार्क्स आने चाहिए वो आते नहीं है उतने, किसी के 400 आए 300 आए फिर भी उनको मिल गया प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि पैसे हैं। तुमने वो लाइफ जिया, तुम्हारे 400 300 आए, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं, ऑप्शन क्या है? रिपीट करो या कुछ और सपने देखो। समझ गया ना? तो कभी कभी ये समझना कि फाइट जो है उन बच्चों से भी नहीं है, दे आर ब्लेस्ड कि उनको ऐसे पेरेंट्स मिल गए, बस इतना बोल रहा हूं, है ना? एंड डोंट बी ऑफेंडेड कि इसमें गलत ही क्या है, कोई मेहनत कर रहा है उसका फायदा उसके बच्चों को मिल रहा है, इसमें गलत क्या है? मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। तुम जिस घर में आए, जो पेरेंट्स मिले, वो डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी है। मैं बता दूं, हो सकता है बहुत रिच बहुत ये, लेकिन गरीब नहीं मरना है, ये बात ध्यान रखना। अगर उस फैमिली को अपग्रेड नहीं कर रहा है ना तुम, तो तू कभी नहीं बोल पाएगा कि हम सक्सेसफुल हैं। मैं तुम्हें बताऊं, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं, 2 BHK के घर पे रेंट पे रह रहे हैं, और तुमने 5 साल के बाद उनको कन्वर्ट किया एक बंगलो में या 3 BHK में, करते हो अपने लिए हो, लेकिन पेरेंट्स को प्राउड फील होता है, और एंड देन वी कैन से कि सही में तूने फाइट किया है, हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, और अच्छा किया है। सो थिंक ऑफ दैट। दूसरा एक और बात यहाँ पे बताऊं, बहुत पुराना स्टोरी है, लोगों ने सुना भी होगा, तुम लोग सबके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना? लेकिन उस पावर को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, उस पावर को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं यही बोलूंगा, है ना? जंगल से बोला जाता है, ये स्टोरी है कि हाथी को, एलिफेंट को पकड़ के लाते हैं, वाइल्ड एलिफेंट को, और उसको बड़े से जंजीर से बांधते एकदम आयरन वाले, और 1 महीने 2 महीने साल भर 2 साल एकदम बांध के रखते हैं, खाना देते हैं लेकिन बांध के रखते हैं उसको ट्रेन करने के लिए, है ना? वो शुरू में खूब मतलब कोशिश करता है कि जंजीर तोड़ देंगे, खूब कोशिश करता है, लेकिन हर बार हार जाता है क्योंकि सच में वो बहुत पावरफुल है, नहीं तोड़ पा रहा है, जबकि उसके पास बहुत पावर है, फिर भी वो ट्राई किया, नहीं हो पाया। नाउ व्हाट हैपेंड, 1-2 साल के बाद वही जंजीर जो है एक छोटे से रस्सी से बांध दिया जाता है उस एलिफेंट को, और वहां से भागना भी नहीं चाहता है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं टूटेगा, उसको पता है ये, वो माइंड में बैठ गया ना उसका, वो जबकि ऐसे करेगा तो वो फिर आराम से फ्री हो सकता है, आराम से फ्री हो सकता है। एंड सेम इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसे पता नहीं कितने छोटे छोटे बेड़ियां हैं जो हम लोग बना के रखे हैं और लगता है ये खत्म नहीं होगा,
सच में लगता है हमने, क्योंकि मान के रखे हैं कि वो नहीं टूटने वाला है। अरे कैसे नहीं हो सकता यार, मतलब कैसे नहीं हो सकता? मतलब तुम्हारे पास ये पावर नहीं है कि तुम सुबह 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सको या बहुत इफेक्टिव पढ़ाई कर सको। सबके पास ये पावर है, करना नहीं है। तो वो माइंडसेट है, उसको पहचानो, है ना। बोला जाता है हनुमान जी को बताया गया था तब जाके वो गए। तुम्हें बताने वाले यहाँ पे लोग हैं, समझा रहे हैं। इंसानी दिमाग ही सफिशिएंट होता है चीजों के लिए। और इस अंदाज में जीते हैं कि फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा, बायो नहीं होगा। फाइट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? और नहीं फाइट करोगे तो फिर जो लाइफ में मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना। मैंने ये बहुत बहुत बार बोला है क्लास में, ट्राई हार्ड टू गेट द थिंग्स व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स टू लाइक व्हाट यू गेट, है ना। जो चाहिए, जो चाहिए, है ना, उसको पाने के लिए क्या कर ले, अदरवाइज जो मिलेगी, जो उसको पसंद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। एंड सबके लिए वैलिड है, सिर्फ संकेत के लिए नहीं है ना। मतलब मैं तो इतना बार बोलता हूँ कि मान ले इसका शादी हो गया, है ना। अरे खुश हो रहा है क्या? हो गया कभी, ऐसा बोल रहा हूँ 10 साल बाद। अब मान लो इसको जो है हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, मालदीव जाना है, पैसे होंगे तो डेफिनेटली जाएगा, दैट इज चॉइस ना। और नहीं होगा तो बगल में लोनावला खंडाला, यू हैव टू लाइक व्हाट यू गेट। अरे समझ रहे हैं? चलो कोई नहीं, अब ज्यादा डायरेक्शन बदल रहा है। तुम लोग सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो जंजीर से बंधे हो, उसको खत्म करो जितना जल्दी हो सके। एंड थिंक ऑफ द फैमिली, कि जो है उसको अपग्रेड करें बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड उस अपग्रेडेशन में लिमिट नहीं है। मतलब फैमिली अगर मान लो सिंपल सी कार है और उसको कहां तक लेके जा सकते हो अच्छे गाड़ी में, अच्छे घर में, उसका कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं। लेकिन उसको बढ़ाना जरूर है, ये जरूर ध्यान रखो। एंड मुझे पता है कि वो होगा अगर तुम इस अंदाज में जी रहे हो, भले ही तुम्हारा मेडिकल हो ना हो, लेकिन 5-10 साल के अंदर होगा, अगर ये दिमाग में है तो, कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है ना। और वो आता है लॉन्ग एफर्ट डालने से। सक्सेस, जैसे मैं 2-3 बार बोला भी हूँ क्लास में, सक्सेस का एक कतई मतलब नहीं है कि 2 घंटे पढ़ा और अपने आप को डिक्लेयर कर दो आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस हमेशा लॉन्ग एफर्ट वर्क से आता है। आपको कंटिन्यूअसली 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ती है और तब रिजल्ट आता है। और वो सबकी बस की बात नहीं है ना। कोई, जैसे मान लो किसी को, मान लो 6 पैक बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, एक दिन जिम जाने से नहीं होगा। लेकिन वो लगातार 6 महीने साल भर गया, डाइट पे कंट्रोल किया, एंड देन उसका उस तरह का बॉडी बनता है, तो वो बोल पाएगा कि वो सक्सेसफुल है। पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसा ही बच्चे, आज तुम पढ़ोगे रिजल्ट आएगा नहीं, तुम्हें एकदम ईमानदारी से सेम मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा। और इसमें बहुत बार स्ट्रगल तुम्हारे मेमोरी का है, तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, है ना। यहाँ 1000 तरह के थॉट चलते रहेंगे तो चीजें कैसे जाएगी, है ना। अगर तुम्हें सही में चीजें याद करनी है तो पढ़ने से पहले तो मैं तो बोलूंगा कि कम से कम 25 बार लंबी सांस लो, है ना, थोड़ा ये फ्री होगा, एंड देन पढ़ने बैठो, है ना। होता है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, है ना, 2-3 मिनट कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखो, फिर वो थोड़ा फोकस होगा, एंड देन फिर चलेगा, है ना। क्यों बोला जाता है सुबह पढ़ो या लेट नाइट पढ़ो? क्योंकि उस समय थॉट्स कम होते हैं, ठीक है। मेमोरी अगर अच्छा है, मेमोरी में कमांड कर लिया तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ जल्दी कंपेयर करिए। पक्का? अब कंजुगेट बेस बना के बताऊं या समझ रहे हो? मैं हर बार कंजुगेट बेस बना के समझाया हूं, क्या अभी फिर से समझाना है? नेगेटिव आया और यहाँ पे 3 बार और नेगेटिव आ जाएगा, नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ CH3COH, CH2Cl, COH, CH2COOH, फ्लोरीन। चलो इन तीनों में बताओ। देखो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बना के बता देता हूं। यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है वो एक प्लस आई से जुड़ा है, प्लस आई से। मिथाइल क्या है यहाँ पे? प्लस आई। यहाँ डेल नेगेटिव आया। यहाँ जो नेगेटिव आएगा, यहाँ जो नेगेटिव आएगा बच्चे, ये Cl के वजह से ये पूरा ग्रुप माइनस आई हो गया और यहाँ डेल प्लस आएगा। Cl के वजह से ये ग्रुप कैसा हो गया? विड्रॉइंग, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है ना, ये बॉन्ड इधर तो ये बॉन्ड इधर खिंच जाएगा। और यहाँ पर है ना CO माइनस, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन और ज्यादा खींचेगा ना, माइनस आई इसका मैक्सिमम है। माइनस आई से माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे रटना है। माइनस आई से माइनस ज्यादा स्टेबल, क्योंकि माइनस आई ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? बहुत बार, 2 बार डेल प्लस मान लो क्रिएट कर दिया। जैसे इसने एक ही बार डेल प्लस किया, 2 बार डेल प्लस किया, तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? नेगेटिव आया और यहाँ पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मोर, माइनस आई मोर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव को और विड्रॉइंग ग्रुप मिला, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो मुझे लगता है 3, 2, 1, गुड टू गो। बोलिए। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, CH3COH, CH2Cl, COH, ये भी किसी एग्जाम में शायद आया हुआ सवाल है। एसिडिक स्ट्रेंथ जल्दी बोलो। प्लस आई, माइनस आई, लेस, माइनस आई, मोर, माइनस आई, मैक्सिमम। यहाँ पे बच्चे जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव 3 बार आ गया। तीनों क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, 3 बार डेल नेगेटिव आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, समझ गए? तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो गया? ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन नहीं है, COH, फ्लोरीन, COH, फ्लोरीन, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। वेरी गुड, आ रहा है सबका आंसर क्या? सब लोग समझ भी पा रहे हैं? यहाँ पे माइनस आई पास में है, ज्यादा खींचेगा ना विड्रॉइंग पावर, कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। क्या मैं कॉन्जुगेट बेस बना के बताऊं या समझ रहे हो? पक्का? पता है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था उसमें भी ये सवाल आ सकता है कि इन चारों का कंडक्टेंस कंपेयर करो, मोलर कंडक्टेंस। इन चारों का क्या कंपेयर करो? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा इन सब में से? जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा,
क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा आयोनाइज होगा, वो ज्यादा H+ देगा, और H+ ज्यादा देगा तो कंडक्टेंस भी H+ का याद है एक्सेप्शनली हाई होता था कंडक्टेंस। तो सर किस वजह से होता था? कौन सा साइंटिस्ट था, एक बार फिर से बता। H+ की कंडक्टेंस क्या क्या क्या, फिर से बोल। ग्रोथर। तो अभी समझ में आ गया ये क्यों ज्यादा कंडक्टेंस है इसका? हाँ, तो सर बोलना क्या क्या बोल दे। मूवी देखी आपने तुम्बाड़? नहीं, तुम्बाड़ क्या है, मतलब मूवी है ये? इंडक्टिव के बेसिस पे और भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें 2 पेज छोड़ देना, कुछ क्वेश्चन नोट्स में जो है वहां से लिखना। 1 या 2 पेज छोड़ दो, कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। लिखो टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, टू कंपेयर। एक पेज छोड़ के लिखना बच्चे, कुछ क्वेश्चन और इंडक्टिव बेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के समय, और लगेगा क्वेश्चन अच्छा है तो वो उधर रखना है। नोट्स भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। क्या लिखा? टू कंपेयर, थर्ड एप्लीकेशन, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझो, बेस वो होता है जो H+ ले और फिर कॉन्जुगेट एसिड बनाए। बेस H+ एक्सेप्टर है, या फिर बेस वो है जिसके पास लोन पेयर है। बेस वो है जिसके पास किसी ना किसी एटम के पास क्या है? लोन पेयर है। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, तो क्या क्या बातें इसके बारे में बोल सकते हैं, ध्यान रखिए। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक, है ना। कैन गिव, कैन एक्सेप्ट H+ वेरी फास्ट, है ना। क्या लिख रहे हैं? हाईली रिएक्टिव। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली एनर्जेटिक ऑल्सो। हाईली एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नाउ इसमें लिखना कैन डोनेट लोन पेयर फास्ट, कैन एक्सेप्ट, है ना, H+ इमीडिएटली। कैन डोनेट लोन पेयर, कैन एक्सेप्ट H+, है ना। इसका KB लिख लेना हाई, आगे सिखाऊंगा। PKB लो, है ना। इसी में लिख सकते हो अल्फा ऑलमोस्ट 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो इधर क्या लिख सकते हैं वो खुद ही लिखना है आपको। रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, लेस अनस्टेबल, लेस एनर्जेटिक होगा, लेकिन इससे कम। कैन डोनेट लोन पेयर बट नॉट सो फास्ट, कैन एक्सेप्ट H+ बट नॉट सो फास्ट। समझ गए? यहां पे क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस का KB लो, PKB हाई, और अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा, या अल्फा 100% से कम होगा, 2-4% होगा, 10% होगा। तो पहले तो हम ये समझ ले कि बेस है क्या। बेस देखो, 2 बातें समझा है, बेस क्या है और फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का क्या मतलब है। बेस क्या है? जो H+ ले सकता है, या जो लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, या फिर तुम बोल सकते हो कैन डोनेट लोन पेयर। हालांकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए और वीक बेस के लिए जो बात किया वो बेस के लिए भी तो बात है। बेस मतलब क्या? कैन डोनेट लोन पेयर, कैन एक्सेप्ट H+, लाइक दैट। तो पहला पार्ट क्या है? बेस क्या है? जो H+
ले सके या अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। मतलब बेस के पास डेफिनेटली कोई एक ऐसा एटम होगा जिसका ऑक्टेट भी पूरा होगा और उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा। बेस के पास क्या होगा बच्चे? एटलीस्ट वन एटम हैविंग क्या? कंप्लीट ऑक्टेट एंड unshared pair of electron on it, unshared pair of electron on it। ठीक है, बेस के पास एटलीस्ट वन एटम हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट एंड unshared pair of electron on it। समझ गए? क्लियर है? अब बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढते थे उसी तरह से मुझे बताओ अमोनिया में कौन सा एटम है जो बेसिक साइट है? अमोनिया में कौन सा एटम है जो H+ ले सकता है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। दिस इज द बेसिक साइट, कैन टेक H+ और बोल सकते हो कैन डोनेट देयर लोन पेयर टू H+। दोनों बातें हो सकती है। बोलो। अमोनिया, देखो अमोनिया के सामने बॉन्डिंग में हमने सीखा है अगर H+ आया तो अमोनियम आयन बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो अमोनिया के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 में एक लोन पेयर है। sp3 में लोन पेयर है बच्चे। अमोनिया पिरामिडल होता है, बॉन्डिंग पढ़ा है हमने। इसके पास जैसे ही एक H+ आया, ये अपना लोन पेयर उसको दे दिया। इधर इधर फोकस यहाँ रखो, और बन गया अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो एक सिग्मा कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा। दिस इज अमोनियम आयन। सो इन दिस केस वी कैन से अमोनिया इज बेस। ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। सो एवरी एसिड हैज कॉन्जुगेट बेस, सिमिलरली एवरी बेस हैज कॉन्जुगेट एसिड। एवरी बेस हैज कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन आप याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ज्यादातर कॉन्जुगेट बेस बना के उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे। अरे ये सुनो, अभी जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल किए कैसे किए? कॉन्जुगेट बेस बनाया और फिर उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर दी, और जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस था उसके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग था। सब लोग फिर से रिपीट करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने क्या किया? अगर बोलता हूं एच एसिड है तो क्या बनेगा? H+ और A-। एच एसिड है तो क्या बनेगा? H+ एंड A-, है ना? समझ गए? यहां क्या बोलते थे? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? जिसका ये स्टेबल है, ऐसा बोलते थे। बेसिक स्ट्रेंथ में भी ये लाइन वैलिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्ग बेस हैव स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा भी बोल सकते हैं, स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर द करस्पॉन्डिंग बेस। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल इस अंदाज में नहीं सॉल्व करते कि इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं फिर इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ये नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा और सिंपल हो जाता है। हम सिर्फ ये देखेंगे जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं? मतलब कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं? यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता था बच्चे? जब स्टेबिलिटी ऑफ A- बढ़ता था। याद कर, यस नो? कोई बेस है, मान लेते हैं X कोई बेस है, मैं भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, उसने H+ लिया और Y बना दिया, ये कॉन्जुगेट एसिड है। वैलिड यहां भी है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बढ़ेगा। नो डाउट, यहां भी वैलिड है। समझ में है? लेकिन यहां कंसेप्ट एक्चुअल में क्या लगाएंगे? एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? देखो इधर लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला कंसेप्ट, 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग
लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, सॉरी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, मैं कंसेप्ट थोड़ा बदल रहा हूं यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, किस पे डिपेंड कर रहा है बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग, एंड ये अलोंग पीरियड लगाना है, कहां लगाना है? अलोंग पीरियड। ठीक है, मैं ये दोबारा लिखने वाला हूं, पहले ये लिखो आप जल्दी से, ये इधर हो गया पार्ट। अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अभी यहाँ पे ना एलिफेटिक एमीन का वो सारा ऑर्डर लिखा दूंगा यहीं पर, याद है 213 एंड 231, 231 एंड 214, 14 नहीं 13 ना, एलिफेटिक एमाइंस का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है उससे सवाल एक, तो वो अभी इधर ही पढ़ा देंगे। ठीक है, किसी को याद आ रहा है जी 213 एंड 231? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें लिखते हैं, बातें नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें लिखते हैं। मैं एक्चुअली पहला कंसेप्ट जो उधर लिखा उसको दोबारा लिख देता हूं, कैसे पता चलेगा कि, प्लीज साइलेंस, कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। मैं बताता हूं इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर पूछ दिया कि कौन पहले H+ लेगा, कौन पहले H+ लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और मैंने बोला अप्लीकेबल इन पीरियड, अलोंग पीरियड, राइट? बोलो, है ना? तो स्टेबिलिटी बताइए, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, स्टेबिलिटी नहीं। और अच्छी बात है आपने स्टेबिलिटी का सवाल भी किया है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है कि नहीं है बताओ? अलोंग द पीरियड स्टेबिलिटी लगते हैं, और जो स्टेबल है वो लेस बेसिक है, सिंपल। यहाँ पे बताओ नेगेटिव चार्ज जहां पर है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो मैंने क्या 1 by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है ना, तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो गया? पता है, अभी लगेगा जो पुराने क्वेश्चंस किए वही रिपीट हो रहा है, बस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो भी कंपेयर किया था उसका अपोजिट आंसर है। अभी जितने भी पीछे क्वेश्चन किए थे, जितने भी कॉन्जुगेट बेस, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, हर बार कॉन्जुगेट बेस लिखा था हमने, गुड टू गो। और हर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का अपोजिट इज द बेसिक स्ट्रेंथ, समझ में आया? अच्छा, इसी में दूसरा, इसी कंसेप्ट में दूसरा क्वेश्चन, CH2 माइनस CH3, बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो फिर से वही, आप याद करो, इथेन, इथीन, इथाइन का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया था हमने, तो उन सबका कॉन्जुगेट बेस लिखा। मैंने बोला sp कार्बन पे सबसे ज्यादा sp कार्बन पे नेगेटिव है, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर से नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल लेस बेसिक, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आया? क्लियर है? मैं एक्चुअली मेनली नाइट्रोजिनियस कंपाउंड का ही हमें क्वेश्चन कराना है, लेकिन ये पहला 2 पॉइंट ना लोग याद ही नहीं रखते, और पता चलता है इससे क्वेश्चन आता है, पता चला -i+i से नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछूं कि CH3 CH2 NH2, CH3 CH NH CH3, बेसिक स्ट्रेंथ ही बताना है। देखो हर जगह पे पहले एक्टिव साइड ढूंढो, किसके पास औकात है H+ लेने का, या किसके पास लोन पेयर देने की एबिलिटी है। नाइट्रोजन ही है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन sp3 है, ये नाइट्रोजन sp2 है, और ये नाइट्रोजन sp है। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूं? पक्का? यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो sp3 हो गया कि नहीं? यहाँ पे देखो एक सिग्मा एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा एक लोन पेयर, तो sp2 हो गया। सिग्मा प्लस लोन पेयर विल द हाइब्रिडाइजेशन ना,
यहाँ कितना सिग्मा है, एक और एक दो, और एक लोन पेयर, 2 + 1 3। अच्छा यहाँ कितना सिग्मा है, एक सिग्मा इधर, एक लोन पेयर, तो इसका स्टेक नंबर 2 आया। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चलेगा, पता है इसका H+ लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ बीच में H+ रखोगे तो ये H+ को अपना लोन पेयर सबसे पहले कौन देगा, sp नाइट्रोजन या sp3 नाइट्रोजन। sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास होती है, इसकी मुझे पता नहीं, लेकिन 3.2 और हो सकता है इसका 3.5 ऐसा हो जाए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिखा, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, मोर स्टेबल, लेस बेसिक, लेस बेसिक। देख रहे हो डायरेक्शन उधर नहीं जा रहा है, कंजुगेटिव इस बना के नहीं जज कर रहे हैं, जहां लोन पेयर है उसको डायरेक्ट देख रहे हैं। बोलो। नहीं वही तो समझना, H+ लेने की बात है, H+ कौन पहले लेगा वो सोचने वाली बात है, H+ देने की बात नहीं है। ये कहाँ कंसेप्ट है उसका H नहीं है तो वो जल्दी लेगा, ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा मैंने लिखाया भी है कहीं पर कि जिसके पास H ज्यादा है वो जल्दी H लेगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब वो होता है कि जो जल्दी H+ ले, है ना, या जल्दी लोन पेयर दे, ये कंसेप्ट है। क्या कोई जल्दी H+ इस वजह से ले पाएगा क्योंकि उसके पास H पहले से ज्यादा है, नहीं ना, ये कंसेप्ट नहीं बैठता है। वो एटम जिसके पास लोन पेयर है अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ जल्दी ले लेगा। और ये कहां लगाना है, पीरियड में। ये कंसेप्ट कहां लगाना है, पीरियड में। ये कंसेप्ट रटो ना यहाँ पे, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, लेस बेसिक, मोर स्टेबल, लेस बेसिक। मोर स्टेबल, लेस बेसिक। नहीं, एसिडिक का कंसेप्ट ही अलग है। वहां पे ये बोल सकते हो कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा। जो स्टेबल है वही एसिड नहीं है ना, उसका क्रॉसपॉन्डिंग। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो जिसपे लोन पेयर है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस बेस, उसी को बोल रहा हूं बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड की तरफ नहीं जा रहा हूं, अंतर है। मेरे बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन समझ में आया चाहिए अभी सब लोग, बोलिए। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन्हीं दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो। बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल वाला ले लेता हूं, वाटर, अमोनिया, सॉरी, अमोनिया, वाटर और HF। मैं बोल रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ, नॉट एसिडिक। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है। अब देखो फिर यहां लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिसके पास 3 लोन पेयर हो जल्दी H+ लेगा, ये भी नहीं है कंसेप्ट। जिसके पास 3 लोन पेयर हो जल्दी H+ लेगा, ऐसा भी कंसेप्ट नहीं। गुड टू गो। देखो जिसके पास लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नाइट्रोजन, इसका 3, इसका 3.5 और इसका तो 4 होता है, आप जानते हो। लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, लेस बेसिक। ये कंसेप्ट नहीं लगाना है कि जिसके पास H ज्यादा है वो जल्दी H लेगा, या जिसके पास लोन पेयर ज्यादा है वो जल्दी H लेगा, या जिसके पास लोन पेयर ज्यादा है वो जल्दी लोन पेयर देगा, ये भी नहीं। पता है 3 लोन पेयर है फिर भी ये सबसे पहले देगा अपना लोन पेयर टू H+, क्योंकि वो उतना अच्छे से अपने लोन पेयर को होल्ड करके नहीं रखा है। मेरी बात आ रही है समझ में, एवरीवन? नाउ सेकंड कंसेप्ट यहां पे है, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 by size of atom having lone pair or negative charge, having lone pair or negative charge।
ठीक है, डन। समझिए ये कंसेप्ट देखो कैसे लगेगा डाउन द ग्रुप। पहले तो ये कहां लगेगा, डाउन द ग्रुप। तुमसे पूछ सकता है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, स्टेबिलिटी मत बताओ। अभी जस्ट आपने स्टेबिलिटी देखा, डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल, तो ये लेस बेसिक हो गया, ये ज्यादा बेसिक हो गया। समझे? मतलब यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज और lone pair on bigger size atom more stable less basic, ये कंसेप्ट। दोनों कंसेप्ट बैक टू बैक लिख के रखो। जैसे अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछते मैं आर ओ माइनस एंड आर एस माइनस, तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर एटम मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा बेसिक हो गया। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है? मान लो न्यूट्रल एटम का ही पूछ दिया, अमोनिया फॉस्फाइन में ज्यादा बेसिक कौन है? दोनों के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन दोनों के पास लोन पेयर है। क्या लिखा मैंने, डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑन बिगर साइज आइटम मोर स्टेबल लेस बेसिक। बताओ इस कंसेप्ट से सॉल्व करो जल्दी से। नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नेगेटिव सॉरी लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, कौन ज्यादा? पढ़ो ना, डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज ऑन लोन पेयर ऑन बिगर साइज आइटम मोर स्टेबल लेस बेसिक, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना। नेगेटिव लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस बिगर एटम मोर स्टेबल, ये है ना। बेसिक स्ट्रेंथ मान लो वाटर एंड H2S में कंपेयर करना होता, वाटर, आया समझ में? अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ एक बार ऐसा सवाल आया है फेनॉल एंड थायोल में, फिर से दोनों जगह पे बेंजीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे दो लोन पेयर है ऑन ऑक्सीजन, यहाँ दो लोन पेयर है ऑन सल्फर। ज्यादा स्टेबल कौन है? सल्फर पे लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? फेनॉल का। किसका होगा ज्यादा? फेनॉल का। समझ गए? अब थर्ड कंसेप्ट आता है इंडक्टिव पे। थर्ड कंसेप्ट में मैं आ रहा हूं, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट में देखो, थर्ड कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। और मैं बताऊं किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई से बढ़ेगा और माइनस आई से घटेगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई मतलब जिस पे लोन पेयर है उसका बात कर रहा हूं, और ये हो गया माइनस आई। देखो क्या मतलब है, मान लो एक्स पे लोन पेयर है, वो एबीसीडी से जुड़ा है, एबीसीडी से जुड़ा है, इस पे लोन पेयर भी है, और यहां पे एक्स पे लोन पेयर है और वो ई एफ जी एच से जुड़ा है। समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें, अगर एबीसीडी डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जहां नेगेटिव चार्ज है, सॉरी जहां लोन पेयर है वहां और नेगेटिव आएगा, आएगा जी। जहां लोन पेयर है वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों, इन चारों के कौन से नेचर की वजह से?
ए बी सी डी के कौन से नेचर की वजह से, प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ गया, ऑन एक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये खुद तकलीफ में आ गया, चाहता है अपना लोन पेयर जल्दी देना H प्लस को। अच्छा यहां पे देखो पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जिसपे नेगेटिव या लोन पेयर है वो सेम एक्स एक्स है दोनों जगह पे। अरे ऐसा नो, जहां नेगेटिव है पहला कंसेप्ट और दूसरा क्यों नहीं लगेगा, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, क्योंकि दोनों तो एक्स ही है ना। बोलो। अच्छा अगर ये ई एफ जी एच अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, माइनस आई पावर अगर होगा, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बच्चे। तो जहां लोन पेयर है उस पर कितने बार प्लस आएगा, 4 बार प्लस आएगा। तो बताओ कौन से एक्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फर्स्ट वाले कंपाउंड के एक्स पे या सेकंड वाले कंपाउंड के एक्स पे। क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम हैविंग लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, इसीलिए बेस कौन अच्छा है। अब कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है। पहला दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लग रहा है, ये बात आ रही है समझ में। क्योंकि पहले कंसेप्ट में ये बोला था लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस बेसिक, यहाँ लोन पेयर दोनों ही एक्स पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही हो गया ना। अच्छा फिर क्या बोला था, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक। यहाँ दोनों जगह पे एक्स पे ही लोन पेयर है, तो साइज कैसे कंपेयर करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करें, तो कुछ कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा। तो जहां पे साइज और लोन पेयर की, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट नहीं लगेगी, वहां पे देखना पड़ेगा कि जिसपे लोन पेयर है वो किससे रिश्ता बनाया है। जिसपे लोन पेयर अगर उसने रिलीजिंग ग्रुप से रिश्ता बनाया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जिसपे लोन पेयर है उसने अगर विड्रॉइंग ग्रुप से रिश्ता बनाया है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा ना। अरे ऐसा नो, तो वो अब बताओ ना, इसके बीचों बीच अगर मैं H प्लस रख दूं तो कौन सा फर्स्ट और सेकंड, कौन सा एक्स है जो जल्दी से H प्लस को अपने पास बुलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर और 4 बार नेगेटिव आया है, यहाँ लोन पेयर है और पॉजिटिव आ रहा है, ये तुरंत H प्लस को अपने पास बुला लेगा। और यही तो लिखाया था, जो H प्लस जल्दी ले या जो अपना लोन पेयर जल्दी दे दे वो अच्छा बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कंसेप्ट समझे, बहुत बारीकी से, बहुत एकदम बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और बताओ धीरे धीरे ये सब लर्न करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प होता है, थोड़ा बॉन्डिंग का पार्ट भी और क्लियर होता है, जल्दी जल्दी याद होता है कहाँ लोन पेयर है कहाँ नहीं है, कहाँ साइज देखना है, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ये सारी चीजें भी कनेक्टेड है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो ये अच्छे से सीखोगे, और अगर ये अच्छे से सीख रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग में भी क्लैरिटी आ जाएगी। यस नो, बोलिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। बताओ पहले तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन जल्दी अपना लोन पेयर देगा, न्यूट्रल ही रहने देते हैं। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, कौन जल्दी अपना लोन पेयर देगा। अब यहाँ पे देखो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि हर जगह पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे है। अब हमें दिख रहा है कि ये प्लस आई कम लगाएगा, प्लस आई लेस, यहाँ डेल नेगेटिव आया, नेगेटिव है लोन पेयर है और नेगेटिव आया, ये प्लस आई थोड़ा ज्यादा लगाएगा बच्चे, मोर, यहाँ 2 बार मान लो नेगेटिव आ गया, और यहाँ प्लस आई मैक्सिमम। देख रहे हो अच्छी बात है, कॉन्जुगेट बेस नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते थे, हर जगह से एसिडिक हाइड्रोजन हटा के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जज करके फिर करस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताते थे। बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा उससे इजी है, डायरेक्टली जिसके पास लोन पेयर है, अब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, ये कंसेप्ट लगाओ, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, नहीं लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, समझ में आया। अच्छा सेम लॉजिक अगर मान लो ऐसे है, CH3 NH2 CH3 CH2 NH2,
CH3 CH2 CH2 NH2 बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो जिसके पास लोन पेयर है वो एक प्लस आई से जुड़ा है, जिसके पास लोन पेयर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लस आई से जुड़ा है, ये और ज्यादा प्लस आई से जुड़ा है। अच्छा यहाँ पे बताओ हर जगह पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 ही, हाइब्रिडेशन डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है इन सारे ऑप्शन में, हाइब्रिडेशन का डिफरेंस नहीं है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर है हर नाइट्रोजन के पास। यस नो? तो बेसिक एसिड का क्या ऑर्डर होगा, समझ गए? सो इसमें और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।